हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक है, तो आज हम ट्रिविया का सेट नंबर 5 लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 5 लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था तो याद रखिएगा 1790 से 92। अगर प्रथम की पूछा जाए तो याद है प्रथम हुआ था 1767 से 1769 में हुआ था। अगर दूसरा पूछा जाए तो 1780 से 84 हुआ था। और लास्ट अगर चौथा पूछा जाए आपसे तो 1799 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कहता है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कहता है इन घटनाओं को सही काल अनुक्रम में आपको सजाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपका सीरियल में क्या है, यहाँ पर नील विद्रोह दे रखा है। ये कब हुआ था, ये 1859 से 60 तक हुआ था। अगर हम संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो ये हुआ था 1855 से 56। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिपाही विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये हुआ था 1857 से 1859। उसके बाद दक्कन दक्कन दंगा की अगर हम बात करें 1875 सबसे लास्ट में ये हुआ था। नहीं, 3 सबसे लास्ट में होगा। तो देखा है तो 2 पहले होगा और 3 लास्ट में। 2 पहले और 3 लास्ट में, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी दिख रहा है, नहीं डी दिख रहा है। आप कहें देखिए 2 पहले और 3 लास्ट में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है मंगल पांडे ने नेतृत्व का विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बैरकपुर से किया था। याद रखिए बैरकपुर से किया था। और कब किया था तो याद रखिएगा 29 मार्च 1857 को, याद रखिए 29 मार्च 1857 को किया था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 1885 में। याद है 1885 में इसको पारित किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिनियम में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कराची सत्र यानी 1931 में इसको अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वर्ष 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट किसने पेश किया था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जॉन एडम्स ने पेश किया था। याद रखिए जॉन एडम्स ने पेश किया था। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सबसे पहले नील दर्पण को लिखा था किसने, तो दीन बंधु मित्र के द्वारा ये लिखा गया था नील दर्पण। और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मधुसूदन दत्त ने। याद रखिए मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम के संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, के एम पनिक्कर। याद रखिए के एम पनिक्कर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। याद रखिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था तो याद रखिए 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। इनके बचपन का नाम क्या था तो नरेंद्र दत्त था। याद रखिए इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। साथ साथ ये भी याद रखिएगा हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं तो किनकी जयंती पर मनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्नल सलीमन के द्वारा। याद है कर्नल सलीमन के द्वारा ठगी प्रथा का दमन हुआ था। याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें माना जाता है, यानी किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये कब से कब तो वायसराय रहा, तो याद रखिएगा 1880 से 84, 1880 से 84 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1804 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले, और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन। यहाँ 14 कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन जो था ये भारत का वायसराय था। और साथ साथ ये कब से कब तक, तो याद रखिए 1931 से 1936 तक ये रहा था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जानी महात्मा गांधी जी ने कहा था। याद रखिए महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो दिगंबर विष्णु पालुस्कर। याद रखिए दिगंबर विष्णु पालुस्कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अरुणा आसफ अली के द्वारा। याद रखिए अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाए टीपू सुल्तान। याद रखिए टीपू सुल्तान। ठीक है, इसे मैसूर का शेर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 1799 में। याद है 1799 में चतुर मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी, यानी कब होनी थी, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 30 जून 1948 को। 30 जून 1948 को। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का था कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा मार्च 1946। अगर मार्च याद रहे तो मार्च में कौन सा मार्च, यानी 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और भारत में कहाँ आया था, तो दिल्ली में आया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन 1946 का नेतृत्व किसने किया था, तो पैथिक लॉरेंस ने किया था। याद है पैथिक लॉरेंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका योजना उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है रामायण महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा शुंग काल के दौरान। याद रखिएगा शुंग काल के दौरान। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा कनिष्क काल में ये दोनों कलाओं का विकास हुआ था, यानी कनिष्क के शासन काल में मथुरा और गंधार कला का विकास हुआ था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, तो पुलकेशिय द्वितीय। पुलकेशिय वन नहीं, पुलकेशिय द्वितीय से ऐहोल अभिलेख का संबंध है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी 4 वाक। याद देखो 4 वाक को
जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। आइए दिल्ली का सल्तनत कब तक रहा था? कब से कब तक? 1351 से 1388। सब और एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि दिल्ली पर कौन सा सुल्तान यानी कौन सा वंश जो है सबसे ज़्यादा शासन किया है? तो याद रखिएगा तुगलक वंश। याद रखिएगा तुगलक वंश। और सबसे कम तो खिलजी वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 कहता है प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है तो किससे संबंध है? तो चिकित्सा से। याद रखिए चिकित्सा से संबंध है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। शेख नसरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। याद रखिए शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन में यहाँ पर 30 कहता है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका बी हो अनिल तुतमिश ने। याद रखिए तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन यानी किसका स्टडी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो यानी फलों का। याद रखिए फलों का जो अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी में किया जाता है। अगर आपसे पूछा फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर में। क्या बोलते हैं उसको? फ्लोरिकल्चर में। अगर सब्जी का पूछा जाएगा कि सब्जी का अध्ययन किस में किया जाता है तो उसको बोलते हैं ओलोरी कल्चर में। अगर कीटों का अध्ययन पूछेगा तो इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी में। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है एक अनवीकृत ऊर्जा स्रोत है, इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पेट्रोलियम। याद रखिएगा पेट्रोलियम जो यहाँ पे एक अनवीकृत ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? किस जिला में सबसे कम था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वैशाली जिला में सबसे कम था। याद रखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं? आपसे पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डी आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। मित्राब गुहा ये हॉकी लिखा हुआ। मित्राब गुहा जो ये हॉकी नहीं हुआ बल्कि ये शतरंज से संबंधित है। याद रखिए शतरंज। बाकी सही नीरज चोपड़ा भाला फेंक से, ओनी लेखरा पैरा निशानेबाजी से, कृष्णा नगर पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन में यहाँ पे 36 कहता है सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रेटिनॉल। याद रखिए रेटिनॉल विटामिन ए का ये रासायनिक नाम है। याद रखिएगा रेटिनॉल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। आपको बताना है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। याद रखिए दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी यानी कब की गई थी यूनेस्को की स्थापना? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नवंबर 1945 में। याद रखिए और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए पेरिस। पेरिस कहाँ है? पेरिस में इसका मुख्यालय है और ये फ्रांस में पड़ता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जानी गया में। याद रखिए गया में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। याद रखिए धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया यानी किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। याद रखिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए
यहाँ पर 42 का था सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब रहा सवाल की परम शक्ति जो है किस आईआईटी में इसको स्थापित किया गया, तो याद रखिए आईआईटी खड़गपुर, याद रखिएगा खड़गपुर, याद रखिएगा। चलिए अगर वही हम बात करते हैं परम आनंद को, तो आईआईटी गांधीनगर इसको स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। अगर वही हम बात करते हैं परम गंगा को, तो ये आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। अगर वही हम बात करते हैं परम कामरूप की, तो उसको स्थापित किया गया आईआईटी गुवाहाटी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभ आरंभ किया है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मिस्र के साथ, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है पर्यटनों को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जानी, स्पेन में इसको आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका यहाँ पर असत्य बताना है, कौन सा यहाँ पर गलत है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए। इसमें बिहार का स्थान क्या, अंतिम, याद है इसमें बिहार का स्थान क्या है, अंतिम है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है फॉर वर्ष 2022 द्वारा जारी विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिला में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 36वां स्थान प्राप्त हुआ, याद रखिए 36वां स्थान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अर्जेंटीना ने ये दूसरी बार खिताब जीता, ये गलत बात, ये तीसरी बार जीता, याद रखिएगा अर्जेंटीना ने ये तीसरी बार खिताब जीता, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब अर्जेंटीना ने किसको हराकर जीता, तो याद रखिएगा फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। और ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिए कतर में कहाँ था, दोहा में हुआ था, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है निम्न में कौन सा राज्य स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा ब्रायोफाइटा को, याद रखिएगा ब्रायोफाइटा को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है सभी जीवों को रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, याद है कोशिका को कहा जाता है सभी जीवों को रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अगर वही हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो ये ब्रिक यानी किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर वही हम बात करते हैं न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन किसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो याद रखिए ये तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है अस्थि है, आपसे पूछा जाए कि अस्थि यानी हड्डी जो है किस तरह का आपका उत्तक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा संयोजी उत्तक, याद रखिएगा संयोजी उत्तक। आप ब्लड भी क्या है याद रखिए, वो भी आपका संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है पीत का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण लीवर में होता है, लीवर मतलब राइट आंसर आपका बी हो जाए, यकृत में इसका निर्माण होता है। आइए क्षारीय, इसका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। और ये स्टोर कहाँ होता है, तो ये गोल ब्लड, इसको पित्ताशय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा पेरिकार्डियम के द्वारा ये घिरी रहती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो यानी चीड़ का, याद रखिए चीड़ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किसको कहा था मास्टर ग्रंथि, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि प्यूटरी ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है और TSM थायराइड प्रेरण हार्मोन स्रावित होता है, उसके बाद पुटिका प्रेरक हार्मोन स्रावित होता है। तो ये सब आपको हार्मोन्स याद रखने हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है, ये आपसे पूछा जाए तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा
असमजात अंग, याद रखिएगा असमजात अंग के उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का आता है निम्न में किस भौतिक राशि की इकाई में समय को 2 बार उपयोग होता है, समय का 2 बार उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा त्वरण में। देखिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, भी अपॉन क्या होता है, टी होता है। तो भी में भी तो टी है ना, यानी एम अपॉन क्या होता है, अगर बोला जाए वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो सेकेंड इसका भी नीचे आ जाएगा, यहाँ नीचे टाइम देते इसका भी सेकेंड आपका यूज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि समय को 2 बार यूज किया जा रहा है। तो राइट आंसर कौन होगा आपका, त्वरण होगा। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण करते हैं, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गति के जड़त्व के कारण। याद रखिए गति के जड़त्व के कारण क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। और जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो जड़त्व जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, याद रखिए विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा मतलब AC को DC में परिवर्तित करने के लिए युक्ति को क्या कहते, तो उसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रेक्टिफायर। याद रखिए रेक्टिफायर। लेकिन आपको जब DC से AC में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, DC से फिर वो क्या करता है AC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 का था यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, 1/2 mv² होता है। तो किसका दुगना करा, वेलोसिटी का। वेलोसिटी पर क्या स्क्वायर होता है, मतलब इसको 2 पे स्क्वायर कर दीजिए तो कितना गुना बढ़ जाएगा, यानी 4 गुना। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो किस ऑप्शन में, डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रदीप्ति, इसको बोलते हैं लुमिनस बोला जाता है। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 का था उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। तो उत्तल लेंस का सबसे पहली बात है कि प्लस में होना चाहिए। तो देखिए प्लस कौन सा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिए उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होता है और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दे रखा है दूरदृष्टि, उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया था। याद रखिए अगर दूरदृष्टि हो यानी हाइपरमेट्रोपिया हो, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर आपका मायोपिया हो गया तो वहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखिए। साथ साथ ये भी याद रखिएगा अगर ये हम थोड़ा सा आई की इस तरह से बना लूँ तो आई अगर यहाँ पर रेटिना है तो हाइपरमेट्रोपिया इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। लेकिन अगर मायोपिया होगा तो रेटिना के आगे इमेज बनता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है वोल्टमीटर का कार्य क्या है। वोल्टमीटर क्या होता है, तो ये विभवांतर को मेजरमेंट करता है। तो राइट आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा विद्युत परिपथ, यानी सर्किट की बात कर रहा है। विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर यानी पोटेंशियल को मापना क्या कहलाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको मापा जाता है, वोल्टमीटर में मापा जाता है। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि वोल्टमीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो इसको समांतर क्रम यानी पैरेलल में इसको जोड़ा जाता है। अगर वही हम बात करते हैं एमीटर का, तो एमीटर से क्या मापा जाता है, तो धारा मापा जाता है। और एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको किस में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनरेटर का मतलब हो डायनो यानी जनरेटर की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना ये किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद रखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, और ये जनरेटर का काम क्या है, ये जनरेटर का काम क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। याद रखिए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। उसी तरह से एक मोटर होता है, मोटर का काम क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब ये काम करता है। मतलब ये हुआ कि मोटर का काम क्या है, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए। उसको संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, और द्रव से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। या एक दे रखा है यहाँ पर ऊर्ध्वपातन का। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सीधा ठोस से
गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अंतर आणविक बल, यानी सी होगा, ए नहीं होगा। उसे अंतर आणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अंतर आणविक बल कहते हैं। तो अब देखिए ठोस हो गया, ये द्रव हो गया और ये गैस हो गया। तो सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल किस में होगा? ठोस में होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स, ठोस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत बहुत पास होते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल किस में होगा? ठोस में। उससे कम किस में होगा? द्रव में। इससे सबसे कम किस में होता है? तो गैस में होता है। ठीक है। उसी तरह से अगर अंतराण्विक स्थान पूछेगा तो सबसे ज़्यादा अंतराण्विक स्थान किस में होता है? तो गैस में होता है। उससे कम द्रव में होता है और उससे कम ठोस में होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो, यानी पृथक्करण की विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर 69 कहता है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताने कि इसमें कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हुआ, जल का जमना। जल का जमना क्या भौतिक परिवर्तन का एग्जाम? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ 70 कहता है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता पूछा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है। अमोनिया का सूत्र दे रखा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 71 कहता है परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है। तो याद रखिए कक्षा के से तो स्टार्ट होता है। तो परमाणु के सबसे नाभिक के नज़दीक कौन सा कक्षा होता है? तो के होता है। उसके बाद के एल एम इस तरह से होता है। जो परमाणु के सबसे नज़दीक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद 8 होते हैं। इस तरह से बढ़ता चला जाता है। और किसके और अकॉर्डिंग? तो याद है 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होता है? किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 72 कहता है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जस्ता की परत, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन के द्वारा एक लेप चढ़ाया था किस पे? लोहे पे, जिससे क्या होता है उस पर जंग नहीं लगता। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में 73 कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के तापमान पर क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा C20H42, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन में यहाँ पर 74 कहता है संविधान सभा के मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका सी हो, यानी सरदार पटेल। याद रखिए सरदार पटेल। ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन में 75 कहता है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भारत के किसी भी न्यायालय में। याद रखिए भारत के किसी भी न्यायालय में। ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है राज्य का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा कि देखिए वास्तविक पूछ रहा है। ठीक है ना। तो जब वास्तविक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है निम्न में कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत आता है। आपको बताना कौन सा विषय जो राज सूची के अंतर्गत आता है। तो कृषि जो है आपका राज सूची के अंतर्गत आता है। अगर हम रक्षा की बात करें तो रक्षा जो आता है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगर वही हम दंड विधि और शिक्षा की बात करें तो ये आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1992 में। राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया था? तो 1992 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक रहता है। तो याद रखिए 2 वर्षों तक होता है। याद रखिएगा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है राज्य के अधीन क्या है। देखिए पूछा है कि राज्य के अधीन क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है। भारतीय संविधान में मताधिकार से
क्या अभिप्राय? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वोट देने का अधिकार। याद रखिए, वोट देने का अधिकार। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है, पहले पहले जो है 21 वर्ष में वोटिंग किया जाता था, लेकिन अब जो 18 वर्ष में किया था। तो बताना है कि 21 से 18 जो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो याद रखिए 61वां संविधान संशोधन। याद रखिए 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो अभी 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भी याद रखिए 1989 में। याद रखिए 1989 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 का था, नागरिकता में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1/3। याद रखिएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 का था, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु होता। यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, यानी अरस्तु ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 84, कहता है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो आपको बताना है किसके द्वारा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हुआ, प्रति व्यक्ति के आय के द्वारा। प्रति व्यक्ति के आय के द्वारा आकलन किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित। याद रखिए हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो याद रखिए 1951 से 56 तक। याद रखिएगा। चलिए आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने कि अब राइट आंसर क्या होता है। याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है, बिहार में धान की फसल उत्पादन में सबसे अग्रगण्य जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी रोहतास। याद है रोहतास जो है बिहार में धान की फसल उत्पादन में सबसे अग्रगण्य जिला कौन है? तो रोहतास है। अगर पूछा जाए कि सबसे धान उत्पादन में सबसे पीछे कौन है? तो सिवान। याद रखिएगा सिवान। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 कहता है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित। देखिए महाविस्फोटक सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। याद रखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा बायोगैस संयंत्र। याद रखिए बायोगैस संयंत्र से क्या मिलता है? इससे पहले शक्ति भी मिलता है और खाद्य दोनों मिलता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 कहता है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता था? ये सबसे पहले किसने व्याख्या किया था? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी आर्यभट्ट ने। याद रखिएगा आर्यभट्ट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 कहता है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि? तो जाहिर सी बात वहाँ पर ऑक्सीजन वायुमंडल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, मतलब वहाँ पर हवा नहीं है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92 कहता है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मानक समय। याद रखिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानक समय। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है, सवाना का विस्तार सर्वाधिक विस्तार आपको कहाँ है? ये आपसे पूछा गया। तो याद है इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी अफ्रीका में। याद रखिएगा अफ्रीका में। और अफ्रीका में किस कहाँ? तो पूर्वी अफ्रीका में, जहाँ पड़ता है केन्या और तंजानिया के आसपास में। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो, यानी कच्छ। याद रखिएगा कच्छ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी उलर झील। याद रखिएगा उलर झील सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 96 कहता है, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत
किए, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, उत्तर प्रदेश ने शुरुआत किया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी दामोदर नदी, याद रखिएगा। दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ स्थल है? तो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत पलामू की पहाड़िया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाए नागपुर में, याद रखिएगा कहाँ? तो नागपुर में, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 कहता है किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सदाबहार वर्षावन बायोम में, याद रखिए सदाबहार वर्षावन बायोम में कम तापांतर का मतलब कम टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए चीन, याद रखिए चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100 MCQ डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेट बिल्ड बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा, और नोटिफिकेशन सबसे पहले तभी मिलेगा जब बेल आइकन प्रेस रहेगा तब, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।